Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 12th English poem 6 Aunt Jennifer's Tiger. Okay, written by Adrian Rich. तो जो पोएट उसके वो कौन है? एडविन रिच है। तो जो ये पोएम है ये बिल्कुल एक छोटी सी पोएम है, लेकिन इसमें जो पोएम में है जो पोएट है उन्होंने काफ़ी डीप मैसेज दिया है कि कैसे एक जो वुमेन है ओके वो अपनी मैरिड लाइफ में कितने जो कंस्ट्रेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस जो बाधाएं वगैरह होती है ऑब्स्टेकल्स होती है उनको फेस करती है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन एक्सपीरियंस की जो पोएम है हमारी आंट जेनिफर टाइगर, इसमें बताया गया है कि कैसे एक औरत शादी के बाद अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना करती है, कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर होते हैं, बंदिशें उस पर होती हैं। तो उसी के बारे में पोएम दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। Aunt Jennifer's tiger prints across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. अब कुछ पहले वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ मैं आपको। प्रेंस होता है एक तरह से जंप इन अ हैप्पीली मूड, उछल कूद करना जैसे। ओके, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है। डेनिजन्स होता है रेजिडेंट्स, ओके निवासी कोई कहीं का। और टोपाज होता है येलो ब्राउनिश कलर जिसको हम पुखराज मोती बोल सकते हैं, जो कैसा होता है ब्राइट कलर में होता है। ओके, तो चलिए अब इसके जो मीनिंग्स हैं वो हमने कर लिए हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पर क्या है? जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयड कर रही है किसको? एक टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही है, कढ़ाई कर रही है टाइगर की किस पर? एक स्क्रीन पर। और टाइगर उसने कैसा बनाया है कि जो क्या कर रहा है? उछल की कूद। ओके, जैसे जंप करता हुए टाइगर की उसने क्या की है? एम्ब्रॉयडरी की है। ब्राइट टोपाज कलर, अब टाइगर को जो बनाने के लिए जो उन्होंने थ्रेड वगैरह वुलन वगैरह जो भी उन्होंने यूज़ किया है वूल वगैरह, तो उस किस कलर के हैं? वो ब्राइट और चमकीले कलर के हैं। कैसे? टोपाज येलो ब्राउनिश कलर के हैं। अब क्या करिए, क्या कह रहा है राइटर कि वो ब्राइट टोपाज कलर के हैं, ओके, जो डेनिजन जो कि निवासी है किसका? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट का। कि आंट जेनिफर क्या कर रही है? एक टाइगर को क्या कर रही है? एक टाइगर की एम्ब्रॉयडरी करी है, कढ़ाई कर रही है उछल कूद करते हुए टाइगर की एक कपड़े पर। और वो टाइगर क्या है? वो किसका निवासी है? फॉरेस्ट का निवासी है, जंगल का निवासी है, जिसका कलर कैसा है? टोपाज डेनिजन्स, ओके पुखराज कलर का, येलो ब्राउनिश कलर में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर क्या किया है? एम्ब्रॉयड किया है, जो उस पर कढ़ाई की है। दे डू नॉट फियर, अब वो क्या है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट में रहने वाला है, वहाँ का डेनिजन है, वहाँ का निवासी है। तो क्या करते हैं? डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं उन लोगों से। द मैन बीनीथ द ट्री, जो वहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठे हुए, हो सकता है वो कोई हंटर्स वगैरह हो, शिकारी वगैरह हो। लेकिन जो ये टाइगर क्या होते हैं? ये फियरलेस होते हैं, भले ही कोई भी वहाँ पर बैठा हो। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty, पेस होता है मुंह, ओके, स्लीक होता है एक तरह से चलना एलिजेंट अट्रैक्टिव वे में। और शेवलरिक होता है बच्चे ब्रेवली माइटी, ओके सर्टेनिटी होता है निश्चित रूप से। तो कहते हैं कि दे पेस, वो ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है, उसी अट्रैक्टिंग वे में मूव करते हैं जिसे जैसे कि वो उनका उतनी बहादुरी से ही, जबकि वो क्या करते हैं? वो पेड़ों के नीचे हुए बैठे हुए आदमियों से नहीं डरते हैं, वो अपने उसी वे में जैसे वो चलते हैं बिल्कुल बहादुरी से, ओके बिना डरे वो चलते रहते हैं। तो ऐसे टाइगर को कौन एम्ब्रॉयड कर रहा है? आंट जेनिफर कर रही है किस पर? एक जो स्क्रीन है, कपड़ा वगैरह है, उस पर वो क्या कर रही है? उसकी एम्ब्रॉयड कर रही है। कैसे टाइगर को? फिर से देख लेते हैं। कैसे टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही है? जो कि क्या है? टोपाज, ब्राइट टोपाज कलर में है, जो कि फॉरेस्ट का निवासी है। और वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं उन लोगों से जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, वो अपने उसी वे में जैसे वो चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में, बिना किसी डर से, ओके बिना किसी डर के, माइटी वे में, ब्रेवली वे में वो चलते हैं। ओके, तो ऐसे टाइगर को किसने एम्ब्रॉयड किया है? आंट जेनिफर ने। तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं।
Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find her even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band shits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पर देखते हैं पहले टू लाइन्स को. आंट जेनिफर्स फिंगर, कि जब वो क्या कर रही है, वो कढ़ाई कर रही है. अब कढ़ाई किससे कर रही है? नीडल से. ओके तो जब वो कढ़ाई कर रही है तो उनकी जो फिंगर है वो क्या कर रही है? फ्लटरिंग, शेक कर रही है, हिल रही है, किसी तरह से काँप रही हैं. थ्रू हर वूल, जब वो वूल को यूज़ कर रही है नीडल को, तो उसकी उनकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो शेक कर रही हैं, वो काँप रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी एक तरह से हार्ड सब्सटेंस होता है, जैसे हाथी का दांत वगैरह बोल सकते, जो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था. तो कह रहे कि उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है उस नीडल को, उस सुई को पुल करने में, जो कि किससे बनी हुई है? आइवरी से. ओके तो क्या कहा है राइटर ने, पोएट ने, कि जो उनका हाथ है वो काँप रहे हैं, क्या करते हुए? सुई को, जो नीडल है उसको पुल करते हुए. द मैसिव वेट ऑफ, अब ऐसा क्यों है? अब देखो ये जो टू लाइन्स हैं इनका मीनिंग हमें यहाँ मिलेगा कि उनके हाथ क्यों काँप रहे हैं. ओके क्योंकि उनकी फिंगर्स हैं वो क्यों काँप रही हैं. रीज़न देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि जो वेट, अब अगर कोई बैंड वगैरह है यहाँ पर रिंग के लिए यूज़ हुआ है, कि उनकी जो शादी की रिंग है वो इतनी हैवी तो होगी नहीं. तो यहाँ पर एक तरह से डबल मीनिंग की बात की गई है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि अंकल की शादी का जो वेडिंग बैंड उसको मिला है, या जो रिंग उसको मिली है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है. अब यहाँ पर वेट क्या है? शादी के जो रिंग है उसका नहीं है. ठीक है, उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जो पनिशमेंट्स या फिजिकली मेंटली जो टॉर्चर है वो है, वो उसके लिए क्या है? वो बहुत ज़्यादा हैवी है. सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड्स, जो कि जो वेडिंग बैंड है जो बैठा हुआ है कहाँ पर? आंट जेनिफर की उंगलियों में. तो उसके वेट की वजह से वो क्या नहीं कर पा रही है? शी इज़ अनेबल टू पुल द नीडल. गॉट इट. तो एक बार फिर देख लेते हैं. यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है कि जब आंट जेनिफर क्या कर रही है? नीडल को पुल कर रही है, तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं? फ्लटर कर रही हैं, वो काँप रही हैं. अब उनके काँपने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में जो वेडिंग बैंड है, ठीक है, जो उनके अंकल की शादी की दी हुई जो अंगूठी है, देखो यहाँ पर अब भी अंकल वेडिंग बैंड बोला गया है. इट मीन्स वो अभी भी उसका नहीं हुआ है. ओके अभी भी वो किससे लिंक किया गया है? अंकल से लिए, कि उंगली रिंग किसने डाली हुई है? आंट ने, लेकिन वो है किसकी? अंकल की. ओके तो उसने क्या कहा है कि वो जो अनेबल है नीडल को पुल करने में, क्योंकि उसकी उंगलियां जो है वो क्या कर रही हैं? वो ट्रेमलिंग कर रही हैं, काँप रही हैं. किस वजह से? कि जो अंकल की वेडिंग बैंड है, जो उसकी रिंग है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स उसकी जो आंट जेनिफर है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं. ठीक है सो लेकिन वो बैंड क्या कर रहा है? उनकी उंगलियों में बैठा हुआ है. किस पर? आंट जेनिफर के हैंड्स में. ओके तो नेक्स्ट देखते हैं. When aunt is dead, अब आगे पोएट क्या बोल रहा है कि जब आंट मर जाएगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals, and she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid. अब यहाँ पर क्या कहा है पोएट ने कि जब आंट जेनिफर क्या हो जाएगी? वो मर जाएगी. हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके बाद भी, टेरिफाइड होता है डरे हुए, उनके बाद भी जो उनके डरे हुए हाथ हैं, विल लाई, वो क्या है? जब वो लेट जाएगी वो तब भी वो क्या करते रहेंगे? डरते रहेंगे. मीन्स तभी भी. अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है कि जब आंट जेनिफर मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, तब भी उन पर जो ये बाधाएं हैं, ठीक है, तब भी उस पर ये बाधाएं ऐसे ही बनी रहेंगी. स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, वो तभी भी बंधी होगी. किससे? उन्हीं ऑब्स्टेकल से, उन्हीं बाधाओं से जिससे शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिससे वो अब तक क्या की गई है? बंधी हुई है. ठीक है, अब बंधी किससे हुई है? जो उसके हस्बैंड है, जो उसकी मैरिड लाइफ है, शायद उसमें जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसकी वजह से जो अब तक वो उसमें बंधी हुई है. ओके तो शादी के बाद भी, सॉरी डेथ के बाद भी वो क्या करेंगी? वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वो उसमें इसी तरह बंधी रहेगी. द टाइगर, लेकिन यहाँ क्या क्या कहा है कि जो आंट जेनिफर है, ठीक है, वो तो शादी के बाद, सॉरी डेथ के बाद भी वो मास्टर्ड की जाएगी बाय हर हस्बैंड. ठीक है, बाय द ऑप्टिकल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ. लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया है किस पर?
जो स्क्रीन पर, जो पैनल पर, जो कपड़े पर उन्होंने एम्ब्रॉयड किया है टाइगर को, वो तब भी क्या करता रहेगा, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जो उन्होंने बनाया है उस कपड़े पर, उस पैनल पर, विल गो ऑन prancing, वो ऐसे ही खुशी से उछल कूद करता रहेगा, प्राउड फील करेगा, एंड अफ्रेड, और बिना किसी डर के रहेगा। तो यहाँ पर एक तरह से आंट जेनिफर शायद ये जो टाइगर को एम्ब्रॉयड करके अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहती है कि वो भी ऐसी ही लाइफ चाहती है कि वो भी खुशी खुशी रहे, प्राउड रहे, और बिना किसी डर के रहे। ओके, तो यही पोएम में बताया गया है। अब ये कंप्लीट होती है। अब एक बार पोएटिक डिवाइसेस भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम। ओके, तो जो यहाँ राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो कौन सी हुई है, ए बी बी। जैसे देखिए स्क्रीन ग्रीन, देन दिस इज ए ट्री सर्टेनिटी, ये क्या हो गया हमारा बी बी। तो राइमिंग स्कीम हमारी कौन सी हुई, ए बी बी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो यूज हुई हमारी मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इन डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ओके, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड। अब यहाँ पर लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया गया है किसको, कि जो टाइगर का कलर है, ठीक है, उसको कंपैरिजन किया गया है किससे, टोपैज से, एक येलो कलर से उसको कंपैरिजन किया गया है। तो ये हमारा है मेटाफर। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो यूज हमारी एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू की जाए, जैसे यहाँ पर क्या है, दे, तो ये लाइन भी दे से शुरू हुई और ये भी दे से, तो ये हमारा होता है एनाफोरा। ओके, जब दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू की जाए तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। ओके, तो एक तो हमारी पोएटिक डिवाइस यूज कौन सी हुई है, मेटाफर। सेकंड कौन सी हुई है, एनाफोरा। एक हुई है एलिट्रेशन, शाइवलरिक सर्टेनिटी, शाइवलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पर भी क्या है, जो वर्ड है वो क्या कॉन्टिन्यूसली दिया गया है, तो ये क्या है हमारा लिटरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज है। सबसे पहले देखेंगे राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम सभी में सेम है, जैसे वुल पुल, ये राइम कर रहे हैं ए, और बैंड और हैंड बोथ आर राइमिंग। तो यहाँ पर हो गया हमारा बी और बी, ए बी बी सेम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो यूज हमारी एलिट्रेशन, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, fingers fluttering, F or F. Repetition of consonant sound words in the beginning of any word that is called an alliteration. तो यहाँ पर हमारा यूज हुआ alliteration, जैसे F. ओके, तो ये हो गया alliteration. नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो यूज हुई है बच्चे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि व्हेन द ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू अ नॉन लिविंग थिंग्स, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाए बच्चे, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली। अभी हम जो सिट, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है कि वो बैठता है ह्यूमन बींग के लिए। ओके, लेकिन जो यहाँ पर रिंग है, ओके, जो वेडिंग बैंड है वो बैठा हुआ है किसकी, अंकल आंट की, आंट की फिंगर्स में। तो यहाँ पर सिर्फ जो क्वालिटी दी गई है वो किसको, एक नॉन लिविंग थिंग्स को दी गई है। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है हमारे यहाँ पर हाइपरबोल। अब हाइपरबोल क्या होता है, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, इंग्लिश में क्या है, हाइपरबोल है जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। जैसे अब यहाँ पर क्या कहा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब जो अंकल की जो वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, उसकी वेट को कितना बताया, हद से ज़्यादा बताया कि वो इतना है कि वो नॉट वेरेबल है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे रिंग इतनी हैवी नहीं होती है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पर बच्चे हाइपरबोल है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया कि जो रिंग है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। ओके, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो क्या है, इसलिए इसको यूज़ किया गया है इसमें हाइपरबोल। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर यूज हुआ है पन। पन क्या होता है कि डबल मीनिंग के लिए जब कोई वर्ड यूज किया जाता है, जैसे पन। अब यहाँ पर जो रिंग वर्ड है
उसके हम अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो रिंग हो गया जो सिंपल रिंग होती है, दूसरा रिंग क्या है, किसी चीज़ में बंधे होना बताया गया कि ये जो आंट है वो बंधी हुई है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, तो चारों तरफ जो उसका दायरा बना हुआ है मैरिटल लाइफ का, उसकी ड्यूटीज़ का, ऑब्लिगेशंस का, तो उसमें क्या है, वो उसमें बंधी हुई है। तो यहाँ पर जो रिंग वर्ड है वो यूज़ किया गया है किसके लिए? एक तरह से जो मैरिटल ड्यूटीज़ हैं उनके लिए, और दूसरा जो रिंग वर्ड होता ही है, तो यहाँ पर बच्चे पन आ गया है। दूसरा इसमें क्या यूज़ हुआ है? इमेजरी। अब इमेजरी क्या है? जैसे टेरिबल हैंड्स, ठीक है, उनके हाथ काँप रहे हैं, तो हम उनको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हाथ काँपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विल डाई, जब वो मर जाएगी तो वो क्या है, वो पड़ी रहेगी, तो हम ऐसे इमेजिन्स कर सकते हैं। तो ऐसी इमेजरी है कि भी वो लेटी हुई है, ठीक है, तो वो मर गई है, वो पड़ी हुई है, उसके हाथ काँप रहे हैं, तो ऐसी हम इमेजरी इमेजिनेशंस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमेजरी। ओके, नेक्स्ट हुआ है एलिट्रेशन, जैसे प्रेंसिंग प्राउड, पी पी, प्रेंसिंग प्राउड, तो यहाँ पर हमारा यूज हुआ है एलिट्रेशन। ओके बच्चे, तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस। अब ये पोएम होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, बाय, टेक केयर।